चिराग अपने मन में कहता है, आपसे क्या कहूँ माँ कि रातों की नींद गायब है मेरी। ये मेरा पागलपन है। इसे तो मैं अपनी मौत के बाद भी नहीं भूल सकता। ये वो नशा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वहीं आर्यन इबादत को बेड पर लेटाता है। उसकी नज़र इबादत के चेहरे पर जाती है जो पूरा पीला पड़ चुका था, आंसुओं से भीगा था। आर्यन कहता है, अभी तो ठीक थी, इसे अचानक से क्या हो गया। इतने में ही अमन डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर इबादत को चेक करके आर्यन से कहते हैं, हुकुम, इन्हें पैनिक अटैक आया है। इन्होंने शायद किसी ऐसी चीज़ को देख लिया है या सोच लिया है जिसे ये नहीं देखना चाहती। क्या इनके पास्ट में कोई हादसा हुआ है? क्योंकि ऐसे पैनिक अटैक्स तभी आते हैं जब हादसा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जब हम किसी की बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर घुट रहे हों अंदर ही अंदर। मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ जो इन्हें लगभग 1 महीने खानी होगी, क्योंकि इनका शरीर बहुत ज़्यादा वीक है। ये शायद अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती कई सालों से। हुकुम, एक बात और, इनके लिए और तनाव जानलेवा हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? हो सके तो इन्हें खुश रखने की कोशिश की जाए। आर्यन कहता है, जी डॉक्टर। अमन डॉक्टर को बाहर ले आता है। वहीं आर्यन इबादत को एकटक देख रहा था और अपने मन में कहता है, ऐसा क्या हुआ है पास्ट में जो तुम इतना दर्द लिए बैठी हो अपने दिल में। अब बस बहुत हुआ, मैं सच जान कर रहूँगा, कुछ भी हो जाए। वहीं नौकरों ने संजय जी और कमला जी को और चिराग के लिए अपने अपने कमरे दे दिए थे और उन्हें आराम करने को बोल दिया था। संजय जी कमला जी से कहती हैं, ये तो वही लड़की है ना जिसके लिए आपका बेटा पागल था, आवारा था, और इसी लड़की की वजह से हमारा करियर और उसका खुद का करियर दांव पर लगा हुआ था। उसने खुद का करियर दांव पर लगा दिया था। ये यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की तो अपने पूरे परिवार को खोकर भी ज़िंदा कैसे है? बहुत ढीठ लड़की है। इतना जुल्म सहने के बाद भी कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है? ये अब आर्यन से शादी कर रही है। ये माजरा क्या है? क्या आर्यन को इसका सच पता नहीं है? पूरी दुनिया में इसे यही लड़की मिली थी। कमला जी कह रही थी, आप इतना परेशान हो क्यों रो रहे हैं? वैसे भी वो आर्यन कुछ दिनों का ही मेहमान है, बाकी है। आपको याद तो है ना कि अगर आर्यन 26 साल का हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कितनी बार उसे मारने की कोशिश की, पर वो बच जाता है। पहले तो उसका वो चमचा अमन, वो आर्यन को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता, और 2 साल पहले भी वो मर ही जाता। पर इस लड़की की वजह से, सिर्फ इस लड़की की वजह से उसकी जान बच गई, और नहीं तो सारा टंटा ही ख़त्म हो जाता। और आज शादी कर रही है। हमें जल्द ही सब कुछ करना होगा, जैसे हमने उस आर्यन के मम्मी पापा को मारा था ना, बहुत ही बेदर्दी से, पर ये बच गया था। एक तो हमारी उस बाप ने पूरी प्रॉपर्टी आर्यन के नाम कर दी। तुम क्या उनके सौतेले बेटे थे, या चिराग उनका कोई नहीं लगता था? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो आर्यन किसी भी कीमत पर मुर्दा चाहिए। वहीं चिराग उनके कमरे में आते हुए कहता है, उसकी तो लाश भी नहीं मिलेगी माँ। वो मेरा पहले से ही दुश्मन था, पर अब यू नो व्हाट, उसने मेरी इबादत को टच किया। उसकी सज़ा तो उन दोनों को ही मिलनी चाहिए ना। मैं इबादत को किसी और का नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगा। वहीं इबादत को होश आने लगा था। आर्यन कमरे का दरवाज़ा लॉक करता है और इबादत के पास आकर खड़े हो जाता है। इबादत अपनी आंखें खोलती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। चिराग और उसकी फैमिली, वो फिर से पैनिक करने लगती है। आर्यन उसे अपने गले लगा कर कहता है, इबादत रिलैक्स। 5 मिनट बाद इबादत थोड़ा नॉर्मल होती है। वो आर्यन से अलग होती है। आर्यन इबादत के चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से पूछता है, इबादत, मुझे बताओ क्या हुआ है? मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूँगा, सब। प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। बताओ तुम क्या छिपा रही हो मुझसे, प्लीज़।
इबादत आर्यन के इतने प्यार से पूछने पर रोते हुए कहती है, हम आपके लायक नहीं हैं हुक्म सा, हम अपवित्र हो चुके हैं, हमारा रेप हुआ था, हम आपके लायक नहीं हैं। आर्यन ये सुनता है तो उसके दिल में अचानक ही बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे वो अभी मर ही जाएगा। उसके हाथ इबादत के चेहरे को हट जाते हैं। इबादत ये देखकर उस और रोने लगती है और कहती है, आप भी अब हमसे नफ़रत करेंगे ना, जैसे जैसे सब करते हैं। उसने हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। हम अब जीना नहीं चाहते, हम जी नहीं पा रहे हैं, आप हमें मार दीजिए प्लीज़। आर्यन खुद को संभाल कर इबादत से पूछता है, किसने किया है ये? नाम बताओ बस एक बार इबादत। इबादत डर कर पीछे हट कर कहती है, नहीं हम नाम नहीं बता सकते, वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, वो आपको भी मार देंगे और हम फिर से उसकी कैद में आ जाएंगे, हमें मार दीजिए। आर्यन इबादत को झंझोड़ते हुए कहता है, इबादत नाम बताओ उसका, वादा करता हूँ ये आर्यन ओबरॉय उसे तुम्हारे कदमों में ले आएगा, उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। नाम बताओ उसका इबादत, एक बार, सिर्फ एक बार नाम बताओ। आर्यन इबादत से पूछ रहा था पर इबादत चिराग का नाम बता ही नहीं रही थी और रोते रोते ही बेहोश हो जाती है। वहीं आर्यन इबादत को सही से सुलाता है और ब्लैंकेट उड़ाता है और कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। अमन आर्यन को देखकर कहता है, आर्यन कुछ बताया? इबादत ने आर्यन का पूरा चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। अमन घबरा कर कहता है, आर्यन क्या हुआ है? अमन उसे अपने कमरे में लाता है और उसे बिठाकर उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ है मुझे बता, इबादत ठीक है ना? तो आर्यन गुस्से से कहता है, मैं उसका दर्द नहीं समझ पाया अमन, वो इतना दर्द में थी, मैं तो उसके पास नहीं था। अमन क्यों मैं दावा करता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार, पर उसकी आंखों का दर्द, उसकी बेचैनी क्यों नहीं समझ पाया? अमन कहता है, आर्यन ऐसा क्या हुआ है इबादत के साथ? आर्यन अमन को सब बताता है तो अमन भी शॉक्ड हो जाता है। अमन कहता है, क्या इतना सब कुछ हो गया? उस इंसान ने उसकी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी। शायद इसी वजह से जब मैंने इबादत के बारे में शिमला में पता लगाने की कोशिश की, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। पर वो शख्स कौन है, कुछ बताया उसने? आर्यन कहता है, नहीं, पर मैं पता लगा लूँगा और उसे ऐसी मौत दूँगा कि उसकी रूह कांप जाए। अमन कहता है, आर्यन तूने मुझे बताया था कि तू जब बिज़नेस ट्रिप पर 2 साल पहले शिमला गया था, जहाँ उस संजय सिंह ने फिर से तुझ पर हमला किया और मारने की कोशिश की। आर्यन कहता है, हाँ याद है, पर उसे लगता है कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या क्या चाल चल रहा है। उसे लग रहा है मुझे पता नहीं है कि वो मुझे मारना चाहता है और यहाँ आने का भी उसका बहुत बड़ा कोई मकसद है। अमन कहता है, ज़रूर कुछ बड़ा करने वाला है ये, और उसके साथ उसका वो बेटा, मुझे हज़म नहीं हो रहा। आर्यन कहता है, 2 साल पहले अगर इबादत मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, वो मुझे नहीं बचाती और वो मुझे नहीं बचाती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, कब का मर गया होता। अमन आर्यन से कहता है, आर्यन उस टाइम पर हमारे एक गार्ड ने हमें धोखा दिया था और तुम्हारी लोकेशन उन्हें बताई थी। आर्यन कहता है, अमन अब तो आदत हो गई है अपनों से धोखा खाने की। उस काली रात में मैं खून से लथपथ था, शायद मैं मर जाता, पर उसी समय मेरी आंखों के सामने स्कूटी पर अपनी दोस्त के साथ हंस कर बातें करती हुई इबादत दिखी। उसने मुझे देखकर जल्दी से स्कूटी रोकी, पर उसी समय मेरी आंखों के सामने एक स्कूटर पर अपनी दोस्त के साथ हंस कर बातें कर रही थी इबादत दिखी। उसने मुझे देखकर जल्दी से स्कूटी रोकी और उसकी दोस्त ने मुझे चेक किया। शायद उसकी दोस्त डॉक्टर थी। इबादत ने अपना दुपट्टा मेरी गोली वाली जगह पर बांधा और वो मुझे सही से देख नहीं पाई थी क्योंकि मेरे चेहरे
पर खून लगा हुआ था, मेरा पूरा चेहरा खून से लथपथ था। उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और कहीं गायब हो गई। पहले मैं सिर्फ उसे थैंक यू बोलना चाहता था, पर पता नहीं धीरे धीरे मुझे उससे बेपनाह इश्क हो गया। उसका निडर होना, मुझे हॉस्पिटल ले जाना, बिल पे करना, आजकल के ज़माने में कौन ही करता है। यहाँ तो अपने ही अपनों का खून करने पर तुले हुए हैं। मुझे उसका नाम भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड से पता चला था। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पता मुझे वो मिली भी। यहाँ जिसे मैं हर जगह ढूंढ रहा था, उसी किस्मत ने खुद मेरी आंखों के सामने भेज दिया। और जब मुझे इबादत मुकेश क्या मिली तो मैं उसे अपने साथ ले आया। आर्यन कहता है, 1 मिनट, जितना मैंने पता लगाया था इबादत शिमला में रहती थी बचपन से ही, और आज इबादत बिल्कुल पहले ठीक थी। एकदम से पैनिक अटैक आना, मतलब वो शख्स क्या मौजूद है यहाँ जिसे देखकर इबादत पैनिक हो गई? अमन कहता है, हाँ आर्यन, ऐसा हो सकता है, या उसे अपनी पुरानी यादें वापस ताज़ा हो गई हों। आर्यन अपने गार्ड सोनू को कॉल करता है और महल का सीसीटीवी फुटेज 5 मिनट में ही सोनू सीसीटीवी फुटेज भेज देता है। वो मंगवा रहा था कि किसको देखकर इबादत इतना पैनिक हुई थी। आर्यन बहुत ज़्यादा ध्यान से इबादत के एक्सप्रेशन को बहुत देख रहा था। फिर वो कुछ नोटिस करके कहता है, इबादत नॉर्मल बिहेव कर रही थी, पर जैसे ही उसने संजय सिंह और उसके बेटे को देखा तो पैनिक करने लगी। हो ना हो कुछ तो है। अमन कहता है, आर्यन कहीं इबादत के साथ ये सब? आर्यन कहता है, चिराग, ये चिराग ही है। आर्यन कहता है, चिराग, तेरा आज आखिरी दिन होगा। मैंने इबादत से वादा किया है कि मैं उसके गुनहगारों को उसके कदमों में लाऊंगा। अमन कहता है, आर्यन, अभी इबादत को तेरी ज़रूरत है। उसने बहुत कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में। आर्यन इबादत के पास चला जाता है तो वो वहाँ नहीं थी। आर्यन पूरे महल में चेक करता है पर इबादत उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। आर्यन इबादत को पूरे महल में ढूंढता है पर इबादत उसे कहीं नहीं मिलती। आर्यन गुस्से से कहता है, बहुत बहुत बड़ी भूल कर दी तूने चिराग, मेरी इबादत को छूने की। एक बार फिर आर्यन कबर्ड से अपनी दोनों गन निकालता है और पॉकेट में रखता है और नीचे बढ़ जाता है जहाँ बहुत से मेहमान अभी भी वहाँ मौजूद थे। आर्यन की नज़र संजय जी पर जाती है तो वो गुस्से में उनका कॉलर पकड़कर कहता है, आखिर अपने अपनी औकात दिखाई दी चाचा जी। कहाँ है आपका वो घटिया बेटा, बताइए मुझे। अमन आर्यन को गुस्से में देखकर उसके पास आता है और कहता है, आर्यन, आर्यन हुआ क्या है? आर्यन गुस्से से कहता है, इबादत गायब है, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। अमन कहता है, क्या? कहीं चिराग भी कहीं नहीं है? नहीं, वहीं दूसरी तरफ एक खंडर में इबादत बेहोश थी। उसे कुर्सी पर बिठाया गया था और बांधा गया था। उसने वही सगाई की गाउन पहनी हुई थी और उसके सर पर लाल चूनर भी ओढ़ी हुई थी। इबादत अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो वह किसी अंधेरे कमरे में खुद को बंधा हुआ पाती है। इबादत कसमसाती है कि तभी एक परछाई आती है। उसे देखकर इबादत वही चिराग शैतानी हंसी हंसकर कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, दो साल में ही नहीं भूली मेरी परछाई को भी, पहचान गई मुझे मेरी परछाई से भी। इबादत डरते हुए कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चिराग उसके करीब आकर कहता है, वही करने जो 2 साल पहले करना था, तुमसे शादी। इबादत घिन भरी नज़रों से कहती है, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, अब तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? चिराग गुस्से से कहता है, याद है जब मैंने तेरे बाप को मारा था तब उसने मुझसे क्या कहा था? यही कहा था ना कि मैं मर्द होता तो तेरा उनसे हाथ मांगता, गिड़गिड़ाता उनके आगे, शादी करता, फिर तुझसे रिश्ता बनाता। उसने मुझे नामर्द कहा था। यू नो व्हाट, मुझे वो बात यहाँ मेरे दिल पर लगी। तभी मैंने सोच लिया क्यों ना तुझसे शादी करके ज़िंदगी भर तुझे अपने पास अपनी
कैद में रखूँगा अपनी बाहों में, पर तू भाग गई। याद है 2 साल पहले तूने जिसकी जान बचाई थी वो कौन था? तुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। मैं बताता हूँ। आर्यन, तू जिससे शादी करने वाली है ना, एक तरह से उसकी ही वजह से तू मेरी नज़रों में आई थी। मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, पर तूने उसे बचा लिया। तब से पागल है वो तेरे लिए। तुझे कितना ढूंढा उसने, पर उसे कहाँ पता था कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो तो मेरी हो चुकी है। बस शादी भर की जाए, उसके बाद मैं उसे देखता हूँ, उसे तेरी आंखों के सामने मारूंगा, और फिर तू और मैं, एक कैद, मेरी कैद। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। चिराग उसका हाथ खोलकर कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चिराग इबादत को खींचकर एक जगह लाता है जहाँ एक पंडित जी बैठे हुए थे। वो शादी की तैयारियां कर रहे थे। चिराग इबादत को ज़बरदस्ती मंडप में बिठाता है। मंडप के चारों तरफ गार्ड ही गार्ड थे, चिराग के थे जो। वहीं आर्यन गुस्से में संजय जी के सर पर बंदूक तान कर कहता है, चाचा जी जल्दी बता दीजिए कि इबादत कहाँ है, कहाँ लेकर गया है वो साला। चिराग नहीं तो आपको यहीं गाड़ दूंगा मैं, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। संजय जी घबरा कर कहते हैं, बताता हूँ। काली पहाड़ी पर जो खंडर है वहीं। ये सुनते ही आर्यन और अमन वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहीं संजय जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, जैसे ये सब उनका ही प्लान हो। वो अपने मन में कहते हैं, जाओ आर्यन, ये तुम्हारा आखिरी दिन है, और हंसने लगते हैं। वहीं आर्यन जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ बहुत से गार्ड मौजूद थे। अमन और आर्यन दोनों फाइट करते हैं। आर्यन अंदर आकर देखता है कि इबादत मंडप में चिराग के साथ, और वो उससे लगातार छूटने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे हैं। आर्यन को देखकर चिराग कहता है, अरे वाह, आ गया तुम्हारा मजनू, अभी हमारी शादी अपनी आंखों से देखेगा, उसकी बात इसकी मौत। आर्यन गुस्से में चिराग की तरफ बढ़ता है और उसे एक पंच मारता है, पर चिराग अभी भी हंस रहा था। वो अपने मुंह से निकलते हुए खून को साफ करता है। मुझे मारना चाहता है, पर क्यों, इसके लिए? फिर आर्यन के कान में धीरे से कहता है, इसे तो मैंने पहले ही अपना बना लिया है डफर, पर एक बात कहूँ, जो नशा इसमें है ना वो किसी और में नहीं। आर्यन गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर चिराग के सर पर रख कर कहता है, एक लफ्ज़ और नहीं। और चिराग उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। इतने में ही अमन भी आ जाता है। चिराग कहता है, ज़रा वहाँ तो देखो। अमन और आर्यन उस ओर देखते हैं तो चिराग, 2 आदमी एक लड़की को पकड़े हुए थे। उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दिखने में बहुत ही प्यारी थी। चिराग के आदमी उस पर बंदूक ताने हुए थे और हंस रहे थे। चिराग हंसकर कहता है, तुझे क्या लगा, तू ही स्मार्ट है, मुझे पता है तेरी कमज़ोरी, और हंसने लगता है। अमन और आर्यन एक साथ कहते हैं, रूही। जहाँ आर्यन की आंखों में रूही के लिए फ़िक्र और डर था, वहीं अमन की आंखों में इतने दिनों बाद देखने का सुकून और एक डर। अमन चिल्ला कर कहता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मैं आपको बता दूं कि ये रूही वो रूही नहीं है जो इबादत की बहन है, चाची की लड़की। ये रूही कोई और है। चिराग हंसकर कहता है, तुझे ऐसे देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तू जीता तो ये बच जाएगी, नहीं तो ये मारी जाएगी। वहीं इबादत रोते हुए कहती है, चिराग मत करो, इतने पाप मत करो, पहले ही इतने लोगों की जान ले चुके हो तुम, अब और नहीं। चिराग इबादत के बहुत बुरे तरीके से छू रहा था। चिराग कहता है, ओ एक बात कहूँ, ये जो लड़की है ना, ये तुम्हें किसी की याद दिलाती है? तुम्हारी सहेली स्नेहा, जो कुछ ज़्यादा ही
उछल कूद करती थी उसे मैंने कितनी बेरहमी से मारा था। आर्यन अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए खड़ा था। मैं वो तूफ़ान के आने की पहले की शांति थी। आर्यन शांत खड़ा था। अमन भी हैरान था कि आर्यन इतना शांत कैसे है। तभी रूही आर्यन से कहती है, भैया भैया प्लीज़ हमें बचा लीजिए। चिराग हंसकर कहता है, अरे मेरे पता नहीं कहाँ से आई बहना। हाँ कोठे से आई, वरना वैसे मुझे पता चला कि ये तुझे किसी कोठे से लाया था। रूही ये सुनकर अपनी नम आँखों को झुका लेती है। वहीं अमन अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर लेता है। चिराग रूही को देखकर कहता है, वैसे बला तो है ये, पर मेरी इबादत से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन और कोई नहीं। अरे हाँ मेरी शादी तो पंडित, मेरी शादी तो पूरी करा। चिराग इबादत को ज़बरदस्ती मंडप में बिठा देता है। चिराग फिर अपने गार्ड को बुला देता है और उनसे कहता है, जैसे ही मेरी शादी कंप्लीट होगी इन तीनों को मार देना। अमन कुछ कहता कि आर्यन ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। पंडित जी उन दोनों के फेरे के लिए बोलते हैं। इबादत के आगे अपने मम्मी पापा और दोस्त का चेहरा घूम रहा था जिसे चिराग ने बेरहमी से मारा था। वो जल्दी से हवन कुंड से जलती हुई लकड़ी उठाकर चिराग की तरफ करके कहती है, मैं तुम जैसे राक्षस से शादी कभी नहीं करूँगी। या तो मैं खुद मर जाऊँगी या तुम्हें मार दूँगी। चिराग गुस्से से कहता है, हाँ साली तुझे समझ नहीं आता, तू मुझे इस आग की लकड़ी इतनी छोटी सी लकड़ी से डराएगी। चिराग का पूरा ध्यान इबादत पर ही था। तभी आर्यन बहुत सारे गार्ड उस एरिया को घेर लेते हैं और पूरे एरिया को घेर लेते हैं। वहीं अमन रूही को गार्ड्स ने पकड़ा रखा था, उन्हें अपने चाकू से बेरहमी से मार देता है और रूही से पूछता है, तुम ठीक हो रूही? रूही बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अमन रूही को सोफे पर बिठाकर कहता है, रूही कुछ भी हो जाए यहाँ कहीं मत जाना, प्लीज़ सेफ जगह पर रहना। और आर्यन की तरफ बढ़ जाता है। वहीं चिराग चालाकी से इबादत के हाथ से वो लकड़ी लेता है और उसके गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोगों को क्या लगता है आगे इस स्टोरी में क्या होगा। बाकी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा और जो भी कन्फ्यूज़न है उसके लिए कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और यार आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लव यू बहुत सारा आप सबके इतने सपोर्ट।